हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। कई लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे हैं, जैसे कई लोग आईटीआई किए हुए हैं तो और कुछ लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, कुछ लोग बीटेक किए हुए हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि जब जब देखिए पोस्ट जब निकलती है एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की निकलती है। तो कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि क्या एएलपी के साइको के एग्जाम अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या मुझे टेक्नीशियन का पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, टेक्नीशियन का पोस्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किन के लिए वो रिजर्व रहता है। टेक्नीशियन का पोस्ट सिर्फ और सिर्फ आईटीआई एस्पिरेंट्स के लिए ही रिजर्व रहता है। उसमें डिप्लोमा और बीटेक के लोग उसमें एलिजिबल नहीं हैं। अभी तक का डाटा तो यही कहता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, नेक्स्ट नोटिफिकेशन में क्या आ जाए। लेकिन अभी तक का जो पिछली बार में यही रहा है कि जो टेक्नीशियन की जो पोस्ट रहती है वो आईटीआई वालों के लिए रिजर्व रहती है। अगर वो लोग आईटीआई किए हुए हैं और वो लोग साइको के एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं किसी कारण से, तब उनका जो सीबीटी 2 के पार्ट ए में जितना वो लोग नंबर पाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्नीशियन में उनकी मेरिट बनती है और उसमें उनका सिलेक्शन होता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आईटीआई किए हुए हैं अगर साइको फेल भी हो जाते हैं तो भी उनका सीबीटी 2 के पार्ट ए के अनुसार उनका रैंकिंग बन जाएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो लोग अगर कट ऑफ पार करते हैं तो। दूसरी बात, जो देखिए टेक्नीशियन में एक सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट है, वो देखिए सभी लोगों के लिए एलिजिबल है। इंटर जो लोगों ने किया हुआ फिजिक्स मैथ से, तो उस पर तो सभी लोग फाइट करेंगे, लेकिन उसका कट ऑफ इसीलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि देखिए उसमें बीटेक जो किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, जाहिर सी बात है जिन लोगों ने इंटर किया हुआ है फिजिक्स मैथ से, तो वो लोग उसमें एलिजिबल रहते हैं। उसकी पोस्ट भी थोड़ा कम रहती है, हर जोन में किसी में 50 100 ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। तो इसीलिए इस बार भी कट ऑफ कई कई जोन में इसमें 85 90 के आसपास तक भी गया था, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। 85 86 के आसपास में गया था, तो ये थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहता है। तो इसमें अगर जैसे कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे, जैसे कई लोग हैं जो बीटेक किए हुए हैं और वो चाह नहीं रहे हैं कि एलपी में आना, अगर जो नहीं चाह रहे हैं तो अगर उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो एलपी या फिर सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का पोस्ट, जो कि बहुत कम रहता है हर जोन में। तो वो लोग अगर साइको का पेपर स्किप करेंगे तो उनको ज़्यादा नंबर लाना होगा। सीबीटी 2 के पार्ट ए में बहुत ज़्यादा नंबर लाना होगा, मेहनत करना होगा, जिससे कम से कम वो फाइट कर पाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं और साइको का पेपर फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा नहीं किए हैं तो उसमें भी फाइट है, उसमें भी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। कई लोग इसमें ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए वो लोग बीएससी किए हुए हैं, तो वो लोग सिर्फ सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का पोस्ट के लिए ही वो एलिजिबल हैं, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए। तो क्योंकि उन्होंने 12th जो है फिजिक्स और मैथ से किया हुआ है, और बाकी वो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट जो हैं टेक्नीशियन में हो गया, एएलपी का जो पोस्ट है, ये सब टेक्निकल फील्ड का है। क्योंकि इसमें अगर टेक्निकल आपने डिग्री नहीं ली हुई है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन का पोस्ट है उसमें सिर्फ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 12th फिजिक्स और मैथ का है, तो उसमें अदर फील्ड के बहुत सारे स्टूडेंट भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है वो लोग सिर्फ उसी के के लिए मेहनत करते हैं, तो वो इसलिए उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो ये जो डाउट था, कई लोग जो पूछ रहे थे कि अगर वो साइको फेल हो जाते हैं तो टेक्नीशियन में एलिजिबल हैं कि नहीं, तो वो सिर्फ आईटीआई के लोग उसमें एलिजिबल हैं। और आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट भी है। देखिए, आईटीआई जो लोगों ने किया हुआ है, अगर उनकी सीट रिजर्व है टेक्नीशियन में, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि पार्ट ए के पहले पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो। लेकिन जिनका बीटेक है वो लोग पार्ट बी को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर किसी कारण से आपने जो है उसका क्वालिफिकेशन पार नहीं किया और क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो पार्ट बी के पार्ट सीबीटी 2 के पार्ट ए में जो पहला पेपर होता है उसमें कितना भी आप अच्छा स्कोर कर लें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एएलपी के पोस्ट के लिए तो आप फिलहाल डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, ये नहीं जानते हैं कई लोग, कि पूछ रहे थे सीबीटी 2 में क्या दोनों पेपर एक ही दिन होता है। तो बिल्कुल दोनों पेपर एक ही दिन होता है। पार्टी का पेपर जो होता है वो जब आप जाएंगे तो वो पहला पेपर हो जाएगा। उसके बाद से जो पार्ट बी का जो पेपर होता है, जो टेक्निकल का पेपर होता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो बीच में 15 मिनट या 20 मिनट या फिर शायद आधे घंटे का, इससे ज़्यादा गैप नहीं रहता है, 15-20 मिनट का इस तरह का गैप रहता है। उसके बाद से वो पेपर भी तुरंत वहीं स्टार्ट हो जाता है, आपको बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं रहती है। तो दोनों पेपर बैक टू बैक हो जाते हैं और आपको दोनों साथ में ही देने रहते हैं।
तो आपको ये ध्यान बना के रखना पड़ता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को जब ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए तो दोनों पेपर कोशिश करिए कि पार्ट CBT 2 के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों साथ में दें। जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा फ्लो बना रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूस आप 1.5 घंटा पार्ट ए को भी 90 मिनट में कवर कर रहे हैं, बाकी आपको 60 मिनट इधर भी आपको बैठना है। तो दोनों मिला के तो लगातार आपको पेपर सॉल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन उधर और 75 क्वेश्चन इधर। पार्ट बी में जो लोग टारगेटेड पढ़ाई करेंगे तो वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। तुक्का मारने वाले लोग अगर गलती से वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए ना, तो आप समझ जाइए कि आप रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आप कम से कम कोशिश करिएगा जो चीज़ उसमें करने का सबसे पहले वही है कि जो चीज़ एकदम 100% पता है, एक्यूरेट सही है तो कर लीजिए। अगर इस तरह का टारगेट आप 35 या मतलब 40 के आसपास कर ले जाते हैं 75 में से, तो अगर आप एक्यूरेसी तो अपना खुद जानते ही हैं कि मैंने कोई भी गेस नहीं मारा, एकदम करेक्ट क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप ज़्यादा उसमें तुक्का खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका मेरिट बनना नहीं है और आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सोचें कि और 10-15 क्वेश्चन कर लें और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की गलती ज़्यादा हो जाए और आप थोड़ा सा बहुत नीचे चले जाएं। कभी कभी अगर मान लीजिए बहुत ही नीचे अगर 20 के आसपास में चले जाएंगे तो नॉर्मलाइज्ड होकर कभी कभी लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है फ्यूचर में नॉर्मलाइजेशन का जो क्राइटेरिया है, जैसे मतलब फार्मूला है, वो चेंज हो जाए। तो पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता था जैसे LP में हुआ था तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े थे, 15-15 नंबर मैंने देखा था। CBT 2 के पार्ट ए में कोई 55 नंबर आया तो उसका 72 नंबर हो गया है और 65 नंबर से ऊपर हो गया है। तो 15-15 20-20 नंबर तक लोगों के बढ़े थे। तो आप ये मत सोचिएगा कि वही चीज़ें इस बार भी चलती आएंगी। इस बार हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अलग हो जाए, क्योंकि अभी जो NTPC का एग्जाम हुआ उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अलग है, चेंजेज है उसमें। तो आपको ये ध्यान देना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो अच्छी बात है। जैसे मैंने पिछले पार्ट में CBT 1 और CBT 2 के पार्ट बी के मैंने नॉर्मलाइजेशन के स्कोर दिखाए थे अपने, तो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं 3-4 नंबर बढ़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के और ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। तो जब अब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज होगा तो नॉर्मलाइज मार्क्स में चेंजेज आएंगे, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। आप कोशिश करिएगा कम से कम 35% नंबर लाने का, जो 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो उसमें करीब 28 के एबव अगर आपका नंबर वैसे ही रॉ मार्क्स आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली ही क्वालिफाई हो गए हैं। आप नॉर्मलाइजेशन के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करिएगा कम से कम 40, 42, 43 इस तरह से क्वेश्चन हो, और उसमें 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको गेस लगता है कि इतने पर काम नहीं बन रहा है तो आप 50-50 वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप गेस लगा करके उसको 50 के आसपास ले जा सकते हैं। बाकी अब कोशिश करें 60 नंबर 65 नंबर क्वेश्चन करने के। बाकी अब अगर आपको आ रहा है तो आप 75 क्वेश्चन कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उसमें रिस्क ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी और जो डाउट थे वो लोगों के क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।